नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संघ राज्य संबंध, जिनका वर्णन जो है भाग 11 और 12 में है, तथा अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 तक इनके विषयों के संबंध में बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग इसके विषय में देखेंगे, यानी संघ राज्य संबंध जो है किनके बीच भी इनका संबंध है, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है। ये 3 संबंधों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, विधायी संबंध। तो विधायी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 दोस्तों संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। अनुच्छेद 245 में क्या है? संसद संसद और राज्य विधायिका द्वारा, संसद और राज्य विधायिका द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। क्या है? बनाए गए कानूनों का विस्तार है। ये बात ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 245 में वर्णित है कि जो संघ राज्य संबंध है, उसमें 200 जिसमें विधायी संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। जो 245 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार है। वहीं 246 अनुच्छेद 246 में दोस्तों ये ध्यान रखिए कि इसमें संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून है। क्या है? इसमें संसद और राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून है। क्या है? विशेष मामलों के कानून। संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून अनुच्छेद 246 में वर्णित है। अनुच्छेद 247 में दोस्तों ध्यान रखिए, अनुच्छेद 247 में कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति है। यानी क्या है? कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति है। गठन हेतु संसद की शक्ति है। यानी अनुच्छेद 247 में कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति प्राप्त है। अब वहीं नेक्स्ट देखिए, वहीं अनुच्छेद 249 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 249 में संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल है। यानी क्या है? अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा राष्ट्र हित में राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर ध्यान रखिए दोस्तों, राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल है। विधान के निर्माण हेतु क्या है? राज्यसभा द्वारा पहल है। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा पहल है। अनुच्छेद 249 यह बतलाता है कि संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल है। वहीं अनुच्छेद 250 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 250 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 250 के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 250 क्या कहता है? उदाहरण के अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर क्या कहता है? आपातकाल के समय राज्य सूची की किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति है। आपातकाल के समय जो है विधि निर्माण क्या कर रहा है? आपातकाल के समय राज्य सूची की किसी विषय पर राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति है। यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 249 से बताता है कि संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल है। वहीं 250 ये बताता है
कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची की किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति जो है संसद को है, यानी संसद को यह शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, वहीं अनुच्छेद 251 के बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 251, 249, 250, यानी 251, 249, ध्यान रखिए दोस्तों, 249, 250, जैसा कि अभी मैंने आप लोग के सामने चर्चा किया। बताया कि 249 में संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल है। वहीं 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति जो है संसद को प्राप्त होती है। वहीं 251 के बारे में चर्चा करते हैं। 251 अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में, यानी अनुच्छेद 249 और 250 के विधि अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि संसद के द्वारा विधि निर्मित संसद के द्वारा विधि के असंगत निर्मित विधि के असंगत होने पर, यानी निर्मित बनाए गए विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता दी जाएगी। क्या होगा? संसद द्वारा निर्मित विधि या विधि के असंगत होने पर, क्या होने पर? असंगत होने पर किस पर वरीयता दी जाएगी? राज्य विधि पर वरीयता दी जाएगी। राज्य की विधि पर वरीयता दी जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 251 में ये बात वर्णित है कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा जो निर्मित विधि है, कानून बनाए गए हैं, यदि असंगत होते हैं तो ऐसे स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता दी जाएगी। अनुच्छेद 252, अब ध्यान रखिए, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 में क्या चर्चा करता है? अनुच्छेद 252 ये बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से, किनकी? दोनों राज्यों की सहमति से, उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना है। और उस विधि को क्या है? किसी तीसरे राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना है। राज्य द्वारा अंगीकार यानी अपनाया जाना। फिर ये बात एक बार फिर से ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना अनुच्छेद 252 में वर्णित है। नेक्स्ट, वहीं अनुच्छेद 253 के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को विधान निर्मित करने की शक्ति किसकी है? विधि बनाने की शक्ति किसकी है? संसद की शक्ति है। किसकी है? संसद की शक्ति है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात की जाती है, करार की जाती है, उस पर विधि बनाने की शक्ति किसकी है? संसद की है। वहीं अनुच्छेद 254 की बात करें तो अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में, अगर इनमें दोनों में असंगति की स्थिति पैदा होती है तो इसमें केंद्र या संसद की द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। संसद द्वारा या केंद्र द्वारा बनाई गई विधि क्या होगी? बनाई गई विधि मान्य होगी या प्रभावी होगी। अनुच्छेद 254 बताता है कि यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में किसी प्रकार की असंगति की होती है तो इसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि क्या होगी? प्रभावी होगी। अनुच्छेद 255, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद
255। अनुच्छेद 255 क्या कहता है? अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में क्या है? सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। अपेक्षाओं को क्या कर रहा है? अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय, केवल प्रक्रिया का विषय, प्रक्रिया का विषय, केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना अनुच्छेद 255 में वर्णित है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए दोस्तों, विधायी संबंध यानी संघ राज्य संबंध में विधायी संबंध की चर्चा हम लोग दोबारा कर रहे हैं। इनको जितने भी अनुच्छेद उन्हें दिमाग में बैठा लीजिए। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। अनुच्छेद 246 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून है। वहीं अनुच्छेद 247 में कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति है। कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 249 में संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल है। और अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। अनुच्छेद 251 में यह वर्णन है कि अनुच्छेद 249 और 250 के अनुच्छेद अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर क्या दिया जाता है? बरतिया दिया जाएगा। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस राज्य विधि की किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 254 में बताता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि क्या होगी? सर्वमान्य होगी। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। ये सभी विधायी संबंध हैं। संघ और राज्य के मध्य जो है विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक वर्णित है। तो ये बात सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रशासनिक संबंध के विषय में चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे संघ राज्य संबंध प्रशासनिक संबंध के बारे में। प्रशासनिक संबंध के बारे में अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता है। अनुच्छेद 256 क्या बताता है कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन हेतु संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन हेतु संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। संघ और राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता है। यानी अनुच्छेद 256 में संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की क्या है? बाध्यता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण राष्ट्रीय महत्व के या सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण
संघ का क्या होता है, राज्य पर नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 257 में कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण होगा। संघ का राज्य पर नियंत्रण होता है। वहीं अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार है। कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति, संघ द्वारा जो है राज्यों को शक्ति, किसको, राज्यों को शक्ति, संघ द्वारा कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार है, प्रदान करने का संघ का अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 258 के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति है। क्या है, राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति है। क्या है, कार्य सौंपने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 258 का में राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 260 में बढ़ने थे, क्या बढ़ने थे, भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार हैं। यानी भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में किसको शक्ति प्राप्त है, तो संघ को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 261 में ध्यान रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही, सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही, यानी अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 262 में दोस्तों ध्यान रखिए, वहीं अनुच्छेद 262 और 263 में 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन है। जल विवाद हल के लिए किसका गठन है, न्यायाधिकरण का गठन है। अनुच्छेद किसे 262 में बात बनी थी। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का संगठन, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अब पुनः प्रशासनिक संबंध के सभी 256 से लेकर 263 अनुच्छेदों के बारे में पुनः चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता है। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण है। अनुच्छेद 258 यह बताता है कि कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार है। अनुच्छेद 258 का राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार है। अनुच्छेद 260 बताता है कि भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में किसके अधिकार है, संघ के अधिकार है। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। नेक्स्ट तीसरा कारण वित्तीय संबंध है। 265 से 289 तक 265 से 289 तक जो है अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। इसके बारे में वित्तीय संबंध के बारे में तो 265 को ध्यान रखिए। 265 अनुच्छेद 265 क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। विधि के प्राधिकार के बिना जो है विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं, करों का
आरोपण नहीं है। अनुच्छेद 265 में बात कही गई है। वहीं 266 अनुच्छेद 266 वर्णन करता है। अनुच्छेद 266 में यह बात कही गई है कि भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा, यानी 266 में भारत के संचित निधियों, भारत और राज्यों के संचित निधियों, राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में अनुच्छेद 266 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 267 में दोस्तों जो है आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। आकस्मिक निधि का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 267 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 268 में वर्णन है कि केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर हैं। केंद्र द्वारा कर तो लगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा कर लगाए जाते हैं। 268 में वर्णन है केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित करते हैं। इससे राज्य द्वारा क्या करते हैं? राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है और विनियोजित किया जाता है। अनुच्छेद 268 में बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 270 में बात कही गई है, क्या कही गई है? संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर, यानी संघ के द्वारा लगाए गए और संग्रहित भी किए जाते हैं। संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किए जाते हैं, यानी संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किए किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाते हैं। लेकिन संघ और राज्य के मध्य ये क्या होता है? वितरित किया जाता है। अनुच्छेद क्या 270 वर्णन करता है। अनुच्छेद 271 वर्णन क्या है कि कुछ निश्चित चूंगी कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त कर भार है। कुछ निश्चित चूंगी कर पर, यानी चूंगी कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त भार, केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त भार है। अनुच्छेद 271 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 274 में क्या है? अनुच्छेद 274 में दोस्तों जो है राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है। यानी 274 में राष्ट्रपति की इसमें क्या होती है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है। यानी राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या होती है? पूर्वानुमति होती है। वहीं 275 में अनुच्छेद 275 में क्या बने थे? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को क्या होता है कि संघ से अनुदान प्राप्त होता है। अनुच्छेद 276 दोस्तों जो है व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर, व्यवसाय, व्यापार और किस पे? और रोजगार पर कर लगाया जाता है। अनुच्छेद 276 के तहत व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर की व्यवस्था है। नेक्स्ट, वहीं अनुच्छेद 280 के बारे में चर्चा करें। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन है। 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष के अंत में किसका? वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग के गठन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 281 के तहत जो है वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखना, वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाता है। वहीं 283 की बात करें तो संचित निधि, आकस्मिकता निधि, कौन कौन निधि? संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा की जाती है। और लोक लेखा में जो जमा धनराशि होती है उसकी अभिरक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 283 के तहत की जाती है। 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 285 में संघ की क्या कहा? संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट है। जो संघ की संपत्ति है उसे राज्य के कराधान से क्या है? छूट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 286 के बारे में अगर चर्चा करें तो वस्तु की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निबंधन है। क्या है? वस्तु की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निबंधन है। अनुच्छेद 287 में वर्णन है। अनुच्छेद 287 की चर्चा करें तो अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों से छूट है। क्या है? विद्युत पर करों से छूट है। अनुच्छेद 287 ये भेद करता है। अनुच्छेद 288 की चर्चा करें, अनुच्छेद 288 की यदि चर्चा करें तो पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट है। 288 में पानी और बिजली, किस पे? पानी और बिजली
पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशा में छूट है। राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशा में छूट है। वहीं दोस्तों जो है 288 विद्युत पर करों से छूट है। 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशा में छूट है। और 289 की चर्चा करें तो राज्यों की संपत्ति और आयों को संघ के कराधान से छूट है। अनुच्छेद 289 की बात करें तो राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट है। राज्यों की संपत्ति और आय के संघ के कराधान से क्या छूट है, 289 में ये बात चर्चित है। तो आइए पुनः जो है वित्तीय संबंध के बारे में फिर इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं है। अनुच्छेद 266 में यह बात वर्णित है कि भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का वर्णित है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का वर्णन है। वहीं दोस्तों जो अनुच्छेद 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर हैं। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर हैं। 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार है। अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त है। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर है। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना है। अनुच्छेद 283 में संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति के राज्य के कराधान से छूट है। अनुच्छेद 286 ये भेद करता है कि वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निबंधन है। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट है। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों के द्वारा कराधानों से कुछ दशाओं में छूट है। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट है। तो ये सभी सारी बातें जो है दोस्तों जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और भी पॉइंट है। केंद्र राज्य संबंधों के सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया था और राज्य मन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 ईस्वी में, सरकारी आयोग 1983 ईस्वी में तथा पूंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। तो ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना भी। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।